बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। और आज के इस टॉपिक में हम जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि ये मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन क्या होती हैं। हम देखते हैं कम्युनिकेशन में हमने इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करना होता है। ये इंफॉर्मेशन ऑडियो, वीडियो या कोड्स या टेक्स्ट की शक्ल में हो सकती है। तो हम रेडियो वेव्स की मदद से इस तमाम इंफॉर्मेशन को एक एंड से, जिसको ट्रांसमीटर कहा जाता है, दूसरे एंड जिसको रिसीवर कहा जाता है, तक ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन इसके लिए हम दो प्रोसेसेस का सहारा लेते हैं। पहला है मॉड्यूलेशन जो कि ट्रांसमीटर एंड पे होता है, और दूसरा है डीमॉड्यूलेशन जो कि रिसीवर एंड पे होता है। अब आपने देखा कि रेडियो स्टेशन के थ्रू, टीवी स्टेशन के थ्रू, सैटेलाइट्स के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को कई हज़ार किलोमीटर दूर जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऑडियो, वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन उसको कई हज़ार किलोमीटर यानी बहुत दूर तक जो है वो ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब रेडियो वेव्स क्या चीज़ हैं? रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही एक टाइप है जो एयर में या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो ट्रांसमिट कर देते हैं। अब जिस इंफॉर्मेशन को सेंड करना होता है उसको मॉड्यूलेटिंग वेव कहा जाता है। उसको आप एक रेडियो वेव जिसकी सूटेबल फ्रिक्वेंसी जो है वो होगी, उसको कैरियर वेव कहा जाता है। तो इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशन भेजनी है वो मॉड्यूलेटिंग वेव है, और जिसके ज़रिए भेजनी है यानी जिस रेडियो वेव का सहारा लेना है आपने, वो कैरियर वेव है। और इसको फिर आप एक एंटीना के ज़रिए, ट्रांसमिटिंग एंटीना के ज़रिए दूसरे एंड पे भेज देते हैं। अब एंटीना की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो कि हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, तो हम जस्ट ये यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि एक एंटीना के ज़रिए इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करेंगे। नेक्स्ट, अब प्रॉपर डेफिनेशन कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, कैरियर और मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये तीन चीज़ें, ये क्या क्या चीज़ें हैं। द इंफॉर्मेशन, ऑडियो, वीडियो, कोड्स और टेक्स्ट विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कोई भी चीज़ आपने भेजनी है, अपनी स्पीच, अपनी वीडियो, कोड, कोई टेक्स्ट, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहलाएगी या मॉड्यूलेटिंग वेव भी कहा जाता है। द रेडियो वेव सिग्नल ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी which is used to carry the information from transmitter to receiver and is called carrier signal। उसको कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल कहा जाता है। तो ये रेडियो वेव है। The signal which is achieved by mixing the modulating signal and carrier signal। अब आपने इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। यानी आप ये समझें कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये घुड़सवार है, और जो कैरियर सिग्नल है ये घोड़ा है, यानी ये हॉर्स है। तो आपने अपने घुड़सवार को घोड़े के ऊपर सवार करके क्या करना है, भेजना है। तो घुड़सवार और घोड़ा, इन दोनों का जो कम्बिनेशन होगा उसको क्या कहा जाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल या मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। यानी कैरियर वेव को आपने मॉड्यूलेट कर दिया है, चेंज कर दिया है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस कैरियर वेव के अंदर छुप गई है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, दूसरे एंड पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस आपने किया है कि कैरियर वेव को मिक्स किया है किसके साथ, अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और ये हमेशा ट्रांसमीटर एंड पे होती है, यानी जहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है उसको जो है वो मॉड्यूलेटिंग जो है वहाँ पर मॉड्यूलेटर लगा होगा जो इनको मिक्स करेगा, जिसके बारे में हम आगे वाले टॉपिक्स में डिटेल से स्टडी करेंगे। अब ये एक मॉड्यूलेटर की जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें देखें ये कैरियर वेव जो कि आपको एक साइन वेव की तरह दिखाई दे रही है, और हाई फ्रिक्वेंसी साइन वेव दिखाई दे रही है। और ये एक और वेव, ये समझें कि ऑडियो वेव है। ऑडियो जो होती है हमारी, उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज काफ़ी कम होती है साउंड की। तो ये एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है जो हमारे इन्फॉर्मेशन है, और ये एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव सिग्नल है जो कि इस लो फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन को करके लेके जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये कैरियर वेव जनरेटर है, यानी ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव जनरेट करेगा इस तरह की। इधर से एक और साइन वेव जनरेटर है जो मैसेज सिग्नल, यानी ये जो हमारा लो फ्रिक्वेंसी ऑडियो सिग्नल है वो। अब इन दोनों सिग्नल्स को आपने फीड कर दिया किसको, एक सर्किट को जिसको AM मॉड्यूलेटर कहा जाता है। मॉड्यूलेशन की कई टाइप्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज़ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर एक AM मॉड्यूलेटर जो है वो लगा हुआ है। वो इन दोनों को क्या करेगा, सिग्नल्स को
इनपुट के तौर पे रिसीव करेगा और फिर इनको मिक्स करके AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी जो दोनों का मिक्सचर है वो जनरेट कर देगा। ये एक और स्कीमेटिक डायग्राम, यहाँ पर देखें ये ऑडियो सिग्नल है, प्री एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई कर रहा है, यानी अगर ये वीक सिग्नल है तो उसको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग यानी उसकी जो है वो इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। यहाँ ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, यानी ये एक ऑसिलेटर है। अब आपने देखा कि हमने बहुत सारे ऑसिलेटर जो है वो डिस्कस किए ऑसिलेटर वाले टॉपिक में, तो ये उनमें से कोई सा एक कन्फिग्रेशन को इस्तेमाल करके रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट की है। इन दोनों को हमने क्या करना है, मिक्स करना है एक AM मॉड्यूलेटर सिग्नल के ज़रिए, सर्किट के ज़रिए। तो जब मॉड्यूलेशन हो जाएगी तो एक मिक्स्ड सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाएगा, जो कि आप उसको एम्पलीफाई करेंगे एक पावर एम्पलीफायर के ज़रिए, जो उसकी पावर को इंक्रीज़ करेगा और एक ट्रांसमिटिंग एंटीना के ज़रिए उसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो ये एक मॉड्यूलेटर की स्कीमेटिक डायग्राम। अब डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन में आपने कैरियर और इन्फॉर्मेशन को मिला दिया। अब कैरियर का तो इतना काम था कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमीटर एंड से उठाए और रिसीवर एंड तक पहुंचा दे। जब वो वहाँ पर पहुंच जाएगा तो आपने वहाँ से अपनी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको अलग कर लेना है और कैरियर वेव को अलग कर देना है, और जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको हम रेलिवेंट जो है वो डिवाइस के ऊपर देख लेंगे। मसलन आवाज़ है तो हम स्पीकर में उसको सुन सकते हैं, अगर तस्वीर है तो हम स्क्रीन के ऊपर उसको देख सकते हैं, टेक्स्ट है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं वगैरह। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग और रिकवरिंग द इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। अब मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव क्या थी? ये मिक्सचर था कैरियर वेव का और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का या इंफॉर्मेशन सिग्नल का। तो दोनों को आपने अब अलग अलग कर दिया, तो इसको क्या कहा जाता है? डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस हमेशा रिसीवर एंड पे होता है। तो हमने ये जो ट्रांसमिट किया था उसमें भी AM सिग्नल इस्तेमाल किया था, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इस्तेमाल किया था। तो ये समझे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया जो कि रिसीवर या एंटीना ने रिसीव कर लिया। इसको आपने एक मिक्सर को देना है। ये भी एक सर्किट होता है जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब आपने देखा कि इनकमिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डायरेक्ट भी मिक्सर की इनपुट के तौर पे दे दिया, और दूसरी इनपुट पे आपने इसी सिग्नल को हाई गेन एम्पलीफायर यानी एक एम्पलीफायर में से गुजारा जो इसके गेन को बढ़ा देगा, वो भी इसको दे दिया। और उसके बाद जो मिक्सर है वो इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक और सर्किट जिसको लो पास फिल्टर कहा जाता है, आपने पढ़ा डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर सर्किट। जो इंटीग्रेटर सर्किट होता है उसको लो पास फिल्टर कहा जाता है या लो पास सर्किट कहा जाता है। अब लो पास का मतलब ये है कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसमें दो चीज़ें थी, साउंड वेव थी और कैरियर वेव थी। साउंड वेव की जो फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत कम थी, कैरियर की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। हमने तो अपना जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है यानी जो हमारी साउंड है उसको रिकवर करना है, तो साउंड तो है ही लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, तो ये लो पास फिल्टर लगाया ताकि मिक्सर से आने वाली जो हाई फ्रिक्वेंसीज हैं उनको क्या कर दिया जाए, रोक लिया जाए, सप्रेस कर लिया जाए, और जो हमारी साउंड वेव वाली जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं उन सिग्नल को पास कर दिया जाए। तो यहाँ से आप रिकवर्ड ऑडियो सिग्नल जो है वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब रेडियो फ्रिक्वेंसीज में जो स्पेक्ट्रम है बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है रेडियो फ्रिक्वेंसी का। अब देखें इसमें आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिफरेंट जो है वो बैंड्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी रेंज देखें 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 30 किलोहर्ट्ज़ तक का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है उनको वेरी लो फ्रिक्वेंसी कहा जाता है और उसको VLF बैंड कहा जाता है। 30 से ऑनवर्ड 300 किलोहर्ट्ज़ तक की जो सिग्नल फ्रिक्वेंसीज हैं उनको लो फ्रिक्वेंसीज कहा जाता है, इसको LF बैंड कहा जाएगा। 300 किलोहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़ तक मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड MF। 3 से 30 मेगाहर्ट्ज़ हाई फ्रिक्वेंसी जो कि HF बैंड। 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जिसको VHF बैंड कहा जाता है। नॉर्मली टीवी चैनल इस बैंड में ऑपरेट करते हैं। 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड UHF बैंड कहा जाता है। 3 से 30 गीगाहर्ट्ज़ तक सुपर हाई फ्रिक्वेंसी बैंड। नॉर्मली ये जो UHF या SHF वाले बैंड्स हैं इन बैंड्स में जो है वो मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो होती है। और 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड जिसको EHF कहा जाता है। तो ये डिफरेंट बैंड्स हैं जिनको आप जो है वो जस्ट अपनी मेमोरी के लिए जो है वो याद रख सकते हैं।
अब साउंड क्या चीज़ है? नॉर्मली ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पहले साउंड जो है वो यानी टेलीफोनिक जो कंटेक्ट है उसमें साउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब साउंड है क्या? ये एक डिस्टर्बेंस है। आपको पता है वेव क्या चीज़ होती है? एक ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी या मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती है। तो साउंड भी एक डिस्टर्बेंस है, लेकिन एक ऐसी डिस्टर्बेंस जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी वास्ते की ज़रूरत पड़ती है, किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो जस्ट लाइक एयर, मसलन स्टील, लिक्विड वगैरह वगैरह। आप जानते हैं दूसरी ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स की हमने बात की, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये बगैर मीडियम के भी यानी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो साउंड इज़ अ डिस्टर्बेंस विच रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अब इसमें होता क्या है? दो तरह की वेव्स हैं, या ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिडर किया जाता है। इसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होते हैं। कंप्रेशन का मतलब है जब मॉलिक्यूल्स अपनी बहुत करीब करीब आ जाते हैं, और रेयरफेक्शन का मतलब जब मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन से दूर चले जाते हैं। इट ट्रेवल एट 340 मीटर पर सेकेंड थ्रू एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे इसकी स्पीड कुछ 340 मीटर पर सेकेंड होती है। टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ती है, टेम्परेचर के कम होने से स्पीड कम होती है। द मेजर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इन ह्यूमन वॉइस, अब हमारी जो आवाज़ है वो कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी नहीं है, यानी एक ख़ास जो है ना, ये जस्ट लाइक ये इस तरह की स्मूथ वेव नहीं है। ये जो साइन वेव है ना, ये प्योर साइन वेव है। इसे कहा जाता है प्योर नोट, यानी जैसे आप सुनते हैं म्यूज़िक में 7 सुर हैं, तो ये एक सुर है, यानी एक पूरा। अब हमारी जो आवाज़ है वो इस तरह के बहुत सारे नोट्स का, इस तरह के बहुत सारे हार्मोनिक्स का मिक्सचर है। तो हमारी आवाज़ में 20 हर्ट्ज़ से लेके तकरीबन 15,000 हर्ट्ज़ तक के तमाम कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें जो ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है वो 4000 हर्ट्ज़ तक होता है। तो इसका मतलब है हमारी आवाज़ का जो स्पेक्ट्रम है उसमें 20 हर्ट्ज़ से लेके 4000 हर्ट्ज़ तक के जो हार्मोनिक्स हैं या साइन वेव्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, या जो हमारे कान सुन सकते हैं, उसकी रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। तो ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है। 20,000 से जो ज़्यादा होगी उसको क्या कहा जाता है? यानी उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। 20 से जो कम है उसको इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। अब जब ये साउंड वेव देखें, ये एक साउंड वेव आ रही है, ये टकराई है एक रिसीवर को। ये जो रिसीवर है ये माइक्रोफोन है, यानी हम माइक में बोल रहे हैं। तो जैसे ही माइक में बोलते हैं, माइक का क्या काम है? माइक के पास एक ट्रांसफार्मर होता है जो इस साउंड वेव को, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देखें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब देखें ये कोई स्मूथ सिग्नल नहीं है, यानी जैसे ये स्मूथ सिग्नल है उस तरह की वेरिएशन नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि ये बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज़ का मिक्सचर है और इसमें जस्ट एक प्योर फ्रिक्वेंसी मौजूद है। ये जो आपके पास क्रस्ट बना हुआ है ये कंप्रेशन से, और ये जो ट्रफ बना हुआ है यानी ये जो नेगेटिव साइड बनी हुई है ये रेयरफेक्शन से जो है वो बनी हुई है। अब साउंड जो है ह्यूमन वॉइस की हमने बात कर ली कि ये प्योर साइनोसाइडल वेव फॉर्म नहीं है, इसमें बहुत सारे ओवरटोन्स या हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स मौजूद हैं। अब साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से गुजरने वाली जो साउंड एनर्जी है उसको इंटेंसिटी कहा जाता है। अब हम अगर ऊंचा बोलेंगे, शिद्दत ज़्यादा होगी आवाज़ की, तो इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है, अदरवाइज़ कम है। और इंटेंसिटी जो है वो वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साउंड की एक दूसरी प्रॉपर्टी जिसको लाउडनेस कहा जाता है। लाउडनेस ये होती है कि जिस तरह आप ऊंची आवाज़ और जो है वो धीमी आवाज़ में आप क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। तो ये जो लाउडनेस होती है ये डिपेंड करती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, यानी ये L = K log of I। K की वैल्यू 1 होगी अगर आपने लाउडनेस को बेल में कंसिडर करना है, लाउडनेस का यूनिट बेल होता है, और अगर एक छोटा यूनिट डेसीबेल होता है तो उस वक्त K की वैल्यू जो है वो 10 होगी। फ्रिक्वेंसी भी आपको पता है कि पीरियोडिक वेव का एक करेक्टरिस्टिक होती है। ये आपको बताती है कि कितनी देर के बाद कोई वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। अगर तेज़ जो है वो यानी तेज़ी से रेपिटेशन हो रही है तो हाई फ्रिक्वेंसी है, अगर स्लोली रेपिटेशन हो रही है तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। और वैसे नीचे मैंने बिल्कुल लास्ट पे ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिखा है कि साउंड वेव इतनी जो है वो यानी सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है।
और ये आप अगली हायर क्लासेस में जान लेंगे कि कोई भी जो कम्प्लेक्स सिग्नल होता है हम उसका एक ट्रांसफॉर्म लेते हैं जिसको फोरियर ट्रांसफॉर्म कहा जाता है, यानी जो कि एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे पता चल जाता है कि इस आवाज़ में किस लो फ्रिक्वेंसी से लेके किस हाई फ्रिक्वेंसी तक के सिग्नल्स मौजूद हैं। अब लास्ट में हम जस्ट एक चीज़ पढ़ते हैं कि हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखें, साउंड को डायरेक्ट भी तो भेजा जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर साउंड को डायरेक्ट ट्रांसमिट करना हो तो उसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं। पहली बात, साउंड की रेंज बहुत कम है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें मस्जिद में लाउड स्पीकर है, वो कितनी दूर तक जो है उसकी आवाज़ जा सकती है, 100 मीटर, 200, 300, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक जा सकती है। इसका मतलब है इवन आप बहुत अच्छा पावर एम्पलीफायर इस्तेमाल करके भी जो है वो शॉर्ट रेंज सिग्नल जनरेट कर पा रहे हैं। तो आपने अगर यहाँ से अमेरिका तक जो है वो आवाज़ भेजनी है तो इसके लिए तो आपको कोई इतना लार्ज पावर एम्पलीफायर इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी पावर कई हज़ार मेगावाट्स में जो है वो होगी। दूसरे नंबर पे फ़र्ज़ कर लें कि हर बंदे ने एक बहुत ही हाई पावर वाला जो है वो एम्पलीफायर जो है वो अरेंज कर ली है जिससे वो अमेरिका तक जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है आवाज़। तो अब हर कोई अगर जो है वो ट्रांसमिट करना शुरू हो जाएगा अपनी आवाज़ एक ही वक्त में, क्योंकि कम्युनिकेशन में ये तो नहीं देखा जाता कि कोई दूसरा इस वक्त कम्युनिकेट कर रहा है तो हम जो है वो रुक जाएं। तो उस वक्त फिर क्या होगा, म्यूचुअल इंटरफेरेंस होगा और उसकी वजह से किसी की आवाज़ किसी को भी समझ नहीं आएगी, कौन किसको क्या कह रहा है हम बिल्कुल समझने से कासिर रहेंगे। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि क्लासरूम में अगर जो है स्टूडेंट्स जो है वो डिस्टर्बेंस या जो है वो इल डिसिप्लिन्ड है तो अपनी अपनी जो बारी है उसके ऊपर नहीं बोलते, सवाल इकट्ठे ही एक ही वक्त में सारे लोग जो है वो टीचर से सवाल पूछेंगे तो टीचर क्या किसको जवाब दे सकता है। तो ये वही चीज़ है कि म्यूचुअल इंटरफेरेंस से हर चीज़ इनफेक्टिव हो जाएगी। तीसरे नंबर पे फ़र्ज़ करें अगर जो है वो हर किसी ने अपना एक चैनल बना लिया है जिसके ज़रिए जो है वो भेज सकती है इन्फॉर्मेशन बगैर किसी इंटरफेरेंस के। तो यानी एक मैंने यहाँ से लाहौर तक ट्रांसमिशन करनी है तो मैंने फ़र्ज़ करें कि अपनी मर्ज़ी की एक सुरंग खोद ली है जिसमें एक एंड से मैं बोलूँगा और दूसरे एंड से जो है वो रिसीवर उसको सुन सकता है। तो फिर तीसरा मसला ये होगा कि जब आप आवाज़ ट्रांसमिट करेंगे ना तो उस वक्त जो ट्रांसमिटिंग या रिसीविंग एंटीना है जिसने इसको रिसीव करना है या ट्रांसमिट करना है उसका साइज़ बहुत लार्ज रिक्वायर्ड होगा, 75 किलोमीटर। वो कैसे? जो साइज़ ऑफ द एंटीना होता है ना वो ट्रांसमिटेड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है। अब साउंड वेव में हमने देखा था सबसे जो डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी का हार्मोनिक था वो था 4000 हर्ट्ज। तो ट्रांसमिशन जब आपने करनी होती है मॉड्यूलेशन के बाद तो मॉड्यूलेशन के नतीजे में जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर बन जाती है। तो अगर आप वेवलेंथ मालूम करें वो लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, तो वी की जगह 3 × 10⁸ और एफ़ की जगह 4000, तो आंसर आएगा 75 किलोमीटर। तो इसका मतलब है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो साउंड है हमारी आवाज़ में, हमारी जो स्पीच में, उसके लिए भी आपको 75 किलोमीटर बड़ा एंटीना जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पर एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्कीम है, ये देखें। यहाँ से आप रेडियो स्टेशन में समझिए बैठे माइक्रोफोन में बोल रहे हैं। माइक्रोफोन जो है वो आपकी आवाज़ को ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करके मॉड्यूलेटर को देता है। मॉड्यूलेटर को एक दूसरा सिग्नल जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के थ्रू दिया जाता है, यानी ये वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है और मॉड्यूलेटर जो सिग्नल जनरेट करेगा वो एक ट्रांसमिटिंग एरियल या एंटीना के ज़रिए ट्रांसमिट हो जाएगा, हवा में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो रिसीविंग एंटीना है, आपने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के लिए कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया? ट्यूनिंग सर्किट, जैसे आप रेडियो में इस्तेमाल करते हैं ट्यूनिंग के लिए। यानी आप अपनी जो रेडियो की नोब है उसको सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर सेट करते हैं जो आपने सुनना होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो रिसीविंग एंटीना होता है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन की जो ट्रांसमिशन है उसको रिसीव करता है। नेक्स्ट डीमॉड्यूलेटर, जिसने आपकी जो साउंड सिग्नल है उसको रेडियो वेव जो सिग्नल है या कैरियर सिग्नल है उससे अलग करना है। जब साउंड सिग्नल अलग हो जाएगी उसको आपने एम्पलीफायर को देना है और एम्पलीफायर के बाद जो है स्पीकर जिस पे आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। तो बज़ाहिर देखने में ये बहुत ही सिंपल लगता है कि जस्ट ये एक मिनिमम सी ब्लॉक यानी डायग्राम बनी हुई है, इसकी अरेंजमेंट हम बना लें तो हम जो है वो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है।
तो आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इसमें हमें किस तरह से जो है वो इन तमाम चीज़ों को सेटअप करना पड़ता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।